संरचनाएं कहलाएंगी अभ्यांतरिक स्थलाकृतियां। वो क्या कहलाएंगी? अभ्यांतरिक स्थलाकृतियां। ये बात समझ आ रही है? तो अभ्यांतरिक स्थलाकृतियां धरती के अंदर बनेंगी, धरती के अंदर बनेंगी, धरातल के नीचे बनेंगी। लेकिन अगर मान लो ऊपर की चट्टानें कट जाएं तो अपने को दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, अब ध्यान से है वो देखेंगे इसको बनेंगी कैसे। धरातल है और उस धरातल के नीचे चट्टानों की अलग अलग परतें हैं वो पाई जाती हैं। और ये परतें हैं, ये अपन बना रहे हैं एस्थेनोस्फीयर तक। कहां तक बना रहे हैं? एस्थेनोस्फीयर तक। क्योंकि मैग्मा का सोर्स ज्यादातर ज्वालामुखी में कौन सा रहता है? एस्थेनोस्फीयर। और एस्थेनोस्फीयर का मतलब कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर? 100 से लेकर 200 किलोमीटर। ये 100 किलोमीटर की गहराई आ गई। अगर 100 किलोमीटर की गहराई के नीचे चलें तो नीचे चलेंगे तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा है वो 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक का हिस्सा है। ये किसके रूप में पाया जाएगा? एस्थेनोस्फीयर के रूप में। 100 से कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर। तो ये 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक का हिस्सा हो गया। ऊपर ये धरातल है जिस पर अपन रहते हैं। अब नीचे से अगर मान लो मैग्मा ऊपर की तरफ उठे, नीचे से मैग्मा ऊपर की तरफ उठे और ऊपर की तरफ उठने के क्रम में अगर इसका जमाव गुंबद के रूप में हो जाए, किसके रूप में? गुंबद के रूप में हो जाए, और पूरा का पूरा इससे ऊपर उठ ही नहीं पाया, चट्टानें ऐसी आ गई जो कठोर थी, या ऐसे कह सकते हैं फोर्स इतना ज्यादा नहीं था, बल इतना ज्यादा नहीं था, जिसकी वजह से मैग्मा और ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाया, और ये मैग्मा यहीं पर जमा हो गया। कैसे रूप में? गुंबद के रूप में। तब इसे कहा जाता है बैथोलिथ। तब इसे क्या कहा जाता है? बैथोलिथ कहा जाता है। तो अगर मैग्मा का जमाव गुंबद के रूप में होता है तब उसे क्या कहा जाता है? बैथोलिथ कहा जाता है। बैथोस का मतलब होता है गहराई और लिथ का मतलब होता है चट्टान। तो बहुत ज्यादा गहराई में मैग्मा के ठोस होने की वजह से जो चट्टानें बनती हैं उसको क्या कहा जाता है? बैथोलिथ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कुछ चीजें। बैथोलिथ है अगर कहीं भी मिलेगा 100% ग्रेनाइट का बना हुआ रहेगा। किसका बना हुआ रहेगा? ग्रेनाइट का। ये कंफर्म है कि अगर बैथोलिथ हुआ तो 100% किसका बना हुआ रहेगा? ग्रेनाइट का। पहली विशेषता। दूसरा, इसका आकार गुंबदाकार होगा। कैसा होगा? गुंबदाकार। गुंबद के आकार का होगा, डोम शेप का होगा। तीसरा, इसके किनारे खड़े ढाल वाले होंगे। किनारे कैसे होंगे? खड़े ढाल वाले, तेज ढाल होगा। और अगर पूछा जाए इसका आधार तल, तो आधार तल बहुत गहराई में होगा और उस आधार तल को कभी भी नहीं देखा जा सकता। आधार तल को कभी भी नहीं देखा जा सकता है। ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, क्यों नहीं देखा जा सकता अगर पूछा जाए तो? क्योंकि एक आधार तल किससे जुड़ा हुआ है? एस्थेनोस्फीयर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? एस्थेनोस्फीयर है, उससे जुड़ा हुआ है। और एस्थेनोस्फीयर कहां से कहां तक है? 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, वापस बता रहा हूं। अगर बैथोलिथ हुआ तो बैथोस का मतलब होता है गहरा, ये बहुत ज्यादा गहराई में मिलेंगे। लिथ का मतलब होता है चट्टान। लिथ का मतलब क्या हुआ? चट्टान। तो बैथोलिथ गहराई पर लावा के जमा होने से जो चट्टान बने उसको क्या कहते हैं? बैथोलिथ। बैथोलिथ का आकार कैसा? अब गुंबदाकार आगे एक और पढ़ेंगे, उसका भी होता है। ठीक है, लेकोलिथ का। लेकिन अंतर है, क्या अंतर है? इसके गुंबद का कभी भी आधार नहीं देखा जा सकता, नंबर एक। दूसरा, ये गुंबद 100% ग्रेनाइट का बना हुआ रहेगा, उसमें ये चीजें हैं वो लागू नहीं होंगी। जो दूसरा है ना फेकोलिथ, उसमें ये चीजें हैं, लेपोलिथ है उसमें है ये चीजें लागू नहीं होंगी। इसमें ग्रेनाइट का बना होगा, किनारे खड़े ढाल वाले होंगे और आधार तल कभी भी नहीं देखा जा सकेगा। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं देखो जरा। बैथोलिथ। बैथोलिथ का एक एग्जाम्पल है कराकोरम बैथोलिथ। कौन सा है? कराकोरम बैथोलिथ। कराकोरम पर्वत श्रेणी का नाम सुना है? कहां पर है? यूएसए में या कनाडा में? अच्छा, इंडिया में है। इंडिया में कहां पर है?
जम्मू कश्मीर या लद्दाख? ए ऑप्शन लद्दाख और बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। लद्दाख कौन कौन मानते? पहले वाला सही ऑप्शन जो है पहले वाला, ठीक है। अच्छा दूसरा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर ठीक है, ये लद्दाख में ही है। देखो मैंने आंसर भी पहले बोल दिया था कि है ये मैं जो सही वाला ऑप्शन है, उसके बावजूद आपने हाथ नहीं खड़ा किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो है कहां पर ये? लद्दाख में। लद्दाख के भी बिल्कुल उत्तर में, लद्दाख के भी बिल्कुल उत्तर में है, सबसे उत्तरी भाग में है कराकोरम बैथोलित। इसके अलावा एक है रांची बैथोलित। कौन सा है? रांची बैथोलित। रांची कौन सी राज्य की राजधानी? झारखंड की, शाबाश, ठीक है। इसके अलावा एक है ब्रिटेनी उच्च भूमि। ब्रिटेनी उच्च भूमि एक बैथोलित का नाम है, ब्रिटेनी उच्च भूमि। मैं एग्जांपल आपको ऑप्शन दे देता हूं कहां कहां है, वो आप बताओगे। ब्रिटेनी उच्च भूमि, अच्छा ए कौन कौन मानते हैं? पहले ए वाला ठीक है, 3 लोग मानते हैं। ब्रिटेन, ब्रिटेन कौन कौन मानता है? ब्रिटेन ठीक है, किसी का मन नहीं कर रहा? मन तो कर रहा होगा, बोल नहीं पा रहे होंगे। यूके, यूके ठीक है। अच्छा यूएसए, यूएसए ये अच्छी बात है कि आपको लग रहा है ये फ्रांस में है। कहां पर है? फ्रांस में। नहीं, नाम ऐसे हैं। आपको मैंने एक क्लास में बताया था कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये ज्यादातर कहां के लोगों से बसे? यूरोप के लोगों से। तो यूरोप के लोग अपन कहीं भी चले जाएं, अपने बच्चे का नाम है वो अलेक्जेंडर रख सकते हैं क्या? अपन तो वही रखेंगे, रमेश, सुरेश, दिनेश, इसी तरह के नाम रखेंगे, जो सुने हैं वही तो रखेंगे। कभी ऐसा आपके दिमाग में विचार आया कि है वो एलिजाबेथ रख दें बेटी का नाम? नहीं। तो अपन तो अपने वाले ही तो नाम रखेंगे, ठीक है। तो फ्रांस है, लोग यूरोप के हैं, और यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन की कभी नहीं बनी। मतलब ऐसे समझ सकते हो जैसे कि पड़ोसी हैं, विचार बिल्कुल नहीं मिलते, सीधा लड़ना भी नहीं चाहते, बगल से निकल जाते हैं, देख लेंगे। वैसी स्थिति इनके साथ रही हुई है। तो जगह का नाम है ब्रिटेनी उच्च भूमि। इसके अलावा देखो बैथोलित के और बहुत से एग्जाम्पल हैं, राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। माउंट आबू, आबू पठार का नाम सुना है? आबू पठार, आबू पठार है, उसी को आबू पर्वत खंड कहा जाता है। 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा इलाका है, पूरा का पूरा ग्रेनाइट का बना हुआ है। बैथोलित का एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है बैथोलित का, वो भी बैथोलित है, ठीक है। आबू पठार, और आबू पठार कहां पर है? जालोर या सिरोही? अच्छा सिरोही में। ये एक संरचना होगी, कौन सी? बैथोलित। अब ध्यान से देखना जरा, अगर मान लो लावा है, ये लावा का उद्गार हो, और उद्गार होने के बाद में जैसे मान लो ये बैथोलित ही है, इस बैथोलित से लावा है वो निकला, और ये लावा जाकर धरातल के पास तक चला गया, और यहां पर गुंबद के आकार की संरचना के रूप में जमा हो गया, ठीक है ये गुंबद के रूप में ही, लेकिन इसका आधार आसानी से देखा जा सकता है, और अगर आसानी से देखा जा सकता है तब ये हो गया लेकोलिथ। तब क्या हो गया? लेकोलिथ हो गया। तो लेकोलिथ और बैथोलिथ दोनों की संरचना कैसी होती है? गुंबदाकार होती है, लेकिन इसका आधार देखा जा सकता है, इसका आधार देखा नहीं जा सकता। ये ग्रेनाइट का बना हुआ होगा, और ये ग्रेनाइटिक लावा भी हो सकता है, बेसाल्टिक लावा भी हो सकता है। अगर इसी से सोर्स लिया है, इसी से ही बना है, तब ग्रेनाइटिक हो सकता है, और सीधा अगर चेंबर से आया है या दूसरी जगह से आया है, बेसाल्टिक हो सकता है। ये बात समझ आ रही है क्या? ठीक है। इसके अलावा ये कन्फर्म है कि ये परतदार चट्टानों के बीच में ही मिलेगा। कौन सी चट्टानों के बीच में? परतदार चट्टानों के बीच में। अच्छा, ऊपर का आकार कैसा है? उत्तल या अवतल? उत्तल।
कैसा है? उत्तल। और ये किसकी बात कर रहे हैं? लेकोलिथ की। किसकी बात कर रहे हैं? लेकोलिथ की। इसका एग्जाम्पल है तो बताएंगे है, कौन सा है? हेनरी माउंटेन का नाम सुना है? लेकोलिथ एक पर्वत है जिसका नाम है हेनरी पर्वत। कौन सा है? हेनरी पर्वत। ये कहां पर है बताओ जरा। और दूसरा एग्जाम्पल मैं बता देता हूं कि जिसके दो भाग हैं, एक मालनाड और एक मैदान। ये दो हिस्से हैं, भारत में कहीं पर हैं, ठीक है? मालनाड और मैदान ये किसी पठार के हिस्से हैं। किसके? कौन सा पठार है जिसके हिस्से हैं? आबू पठार है, उड़िया का पठार है, बोराट का पठार है, मेसा पठार है, ठीक है, मानदेसरा का पठार है। कौन से पठार के दो हिस्से हैं? मालनाड और मैदान। उड़िया। कौन सा है? उड़िया। और किसी को लग रहा है मेसा पठार? नहीं, मालनाड और मैदान भारत में एक पठार है, उसके नाम है। तो कौन सा पठार है? उड़िया का पठार, बोराट का पठार, मेसा पठार, मानदेसरा का पठार, ठीक है, अबू पठार। कौन से पठार के दो हिस्से हैं? एक मालनाड कहलाता है और एक मैदान कहलाता है। बताना चाह रहे हैं? नहीं, कर्नाटक का पठार। कौन सा है? कर्नाटक का पठार। और हेनरी पर्वत कहां पर है? ये तो नाम से तो पता चल रहा है कि ये कहीं अपने यहां पर तो नहीं, कम से कम यूएसए में। कहां पर है? यूएसए में। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? लेकोलिथ के, ठीक है। पिछला क्वेश्चन किसने सही बताया था? फ्रांस के ब्रिटेनियस भूमि, एक तो जेपी, ठीक है, और दो लोगों ने, ठीक है, शाबाश। तुक्का मारा था या सही था? अच्छा, पढ़ा हुआ है, चलो ठीक है। देखो, दो संरचनाएं कर ली, अब एक संरचना और है। अगर मान लो कहीं पर लावा का जमाव इस तरह से हो कि लावा है, ये धरातल के नीचे एक अवतल आकार के बेसिन में जमा हो जाए। कैसे आकार के बेसिन में? अवतल आकार के। और अवतल आकार का मतलब हो गया कटोरी की तरह। अवतल आकार का मतलब कैसे हो गया? कटोरी की तरह है, वो जमा हो जाए, तब इसे कहा जाता है लोपोलिथ। क्या कहा जाता है? लोपोलिथ कहा जाता है। लैप से नाम निकला है, गोद से नाम निकला है, और इसे कहा जाता है लोपोलिथ। क्या कहा जाता है? लोपोलिथ। आपसे पूछा जाए कि लोपोलिथ है, इसका एग्जाम्पल है क्या, तो बताएंगे इसका एग्जाम्पल है, और नाम आप बताओगे कहां पर है? ट्रांसवाल क्षेत्र, ये आप बता सकते हो। ट्रांसवाल क्षेत्र है, वो लोपोलिथ का एग्जाम्पल है। बताओ जरा। बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका देश पढ़ा था एक अपन ने, ठीक है, जिसकी 3-3 राजधानियां थी। और उस दिन मैंने बताया था कि राजधानी का मतलब क्या होता है। उसमें से एक राजधानी प्रिटोरियो, वो प्रशासनिक राजधानी, एक केप टाउन, वो लेजिस्लेटिव विधायी राजधानी, और एक जहां पर उसका सुप्रीम कोर्ट था, ब्लोएम फॉन्टेन, अपन ने बात की थी। 3 राजधानियां। तो दक्षिणी अफ्रीका है, वहां पर है कौन सा क्षेत्र? ट्रांसवाल क्षेत्र। तो लोपोलिथ है, ये अवतल आकार की बेसिन के रूप में। कैसे आकार के बेसिन? अवतल आकार के बेसिन के रूप में। बेसिन का मतलब क्या? जिसके किनारे ऊपर उठे हुए हों और बीच का भाग नीचे धंसा हुआ हो, उसको क्या कहा जाता है? बेसिन। वाश बेसिन में आप हाथ धोते हो ना, उसके किनारे ऊपर उठे हुए रहते हैं और बीच का भाग नीचे धंसा हुआ रहता है। अब उसमें कहीं भी हाथ धोओगे तो पानी जहां पर भी गिरेगा अंततः बीच में चला जाएगा। तो बेसिन ऐसी संरचना होती है जिसमें उस इलाके में जितना भी पानी आए, वो पानी एक जगह से हो बाहर चला जाएगा, किसी नदी की जगह से, नदी से होते हुए। इसलिए अपन बोल देते हैं उसको नदी बेसिन। क्या कह देते हैं? नदी बेसिन। बेसिन का मतलब समझ में आ गया? ऐसा एरिया जिसके किनारे ऊपर उठे हुए हों, बाहर का हिस्सा ऊपर हो और बीच का भाग नीचे हो, नीचा एरिया हो, उसे क्या कहेंगे? बेसिन। तो कैसे आकार का बेसिन होगा? अवतल आकार का बेसिन होगा। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? ट्रांसवाल। क्लियर है? कितनी संरचनाएं कर ली? 3। अगर मान लो ऐसा हो कि दोनों तरफ से दबाव पड़े चट्टानों पर, और चट्टानों पर दबाव पड़ने से चट्टानों में वलन पड़ जाए, चट्टानों में वलन पड़ जाए। देखो जरा एक बार, चट्टानों में वलन पड़ा और एक दूसरे के, ठीक है,
समानांतर चट्टाने हैं वो या तो ऊपर उठ गई या फिर नीचे धंस गई, तो इस तरह से है वो वलन पड़ गया। और ये वलन है, इस वलन के दो हिस्से होते हैं। वलन के कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से। एक हिस्सा जो ऊपर उठा हुआ है ये, और एक हिस्सा जो नीचे धंसा हुआ है ये वाला। जो नीचे धंसा हुआ हिस्सा है वो कहलाता है अभिनति। क्या कहलाता है? अभिनति। और जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है वो कहलाता है अपनति। क्या कहलाता है? अपनति। ये एंटीक्लाइन है और ये सिंक्लाइन है। अब तो याद रह जाएगा, ठीक है। अपनति, अप है, ऊपर साइड में है, ऊपर उठा हुआ हिस्सा अपनति, और नीचे धंसा हुआ हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? अभिनति। क्लियर है? अगर मैग्मा का जमाव इन अपनति और अभिनति है, अपनति के शीर्ष पर, अपनति के शीर्ष पर, और अभिनति है उसके गर्त में, अभिनति के गर्त में हो जाए, तब इसे कहा जाता है फैकोलिथ। तब उसे क्या कहा जाता है? फैकोलिथ कहा जाता है। और फैकोलिथ का एक बहुत फेमस एग्जांपल है और वो है बाइलन क्षेत्र, बाइलन एरिया। और बाइलन एरिया कहां पर है बताओ जरा? बाइलन कहां पर है? यूएसए में या फिर ब्रिटेन में? चलो आपको सही ऑप्शन देता हूं तो बताओ जरा। फ्रांस, भारत, जर्मनी और जापान। पहला कौन कौन मानते हैं? फ्रांस। फ्रांस, अच्छा दो लोग हैं, तीन लोग। दूसरा भारत, अच्छा भारत में कोई नहीं। जर्मनी, जर्मनी ठीक है। और जापान, जापान जिसमें कोई नहीं था वो। अब ये बताओ आप कि है कहां? अब मैं लिखूंगा तब आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। तो जरूरी थोड़ी है, बहुत सी चीजें नहीं पढ़ी अभी तक। अजमेर में एक क्षेत्र पड़ता है, कौन सा? बाइलन, ठीक है। अगर आपने प्रोफेसर एच.एस. शर्मा जी का नाम सुना है क्या? नाम सुना है, ठीक है। उन्होंने दो तीन जगह है वो बहुत काम किया। एक काम किया उन्होंने, एक जगह है बाप बोल्डर बेड, जोधपुर जिले में एक जगह है, ठीक है। तो प्रोफेसर एच.एस. शर्मा जी के एक काम में से ये भी है। तो अजमेर में कौन सा क्षेत्र है? बाइलन। और बाइलन एग्जाम्पल किसका है? फैकोलिथ का। देखो अभी तक एक पढ़ा बैथोलिथ, एक लेकोलिथ, एक लोपोलिथ, कितने होंगे? तीन। और एक हो गया, ठीक है। अगर मान लो लावा का जमाव, अगर लावा का जमाव अगर परतदार चट्टानों के समानांतर हो जाए, परतदार चट्टानों के समानांतर हो जाए और एक ठोस रूप धारण कर ले, तब इसे कहा जाता है सिल। सिल या सीट? और सीट? सिल का विस्तृत रूप, छोटा रूप। सिल का छोटा रूप अगर मान लो इस तरह की है, वो कोई बहुत पतली पट्टी के रूप में जमा हो जाए, तब उसे क्या कह देंगे? सीट, ठीक है। तो सिल बड़ा रूप है और सीट है वो छोटा रूप है। सीट हो गया, सीट बैठने वाला सीट, पतला रूप है। अगर कहीं पर लावा का जमाव ऐसे हो जाए, परतदार चट्टानों के लंबवत, परतदार चट्टानों के लंबवत हो जाए, तब इसे है वो क्या कहा जाएगा? डाइक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डाइक कहा जाएगा। और डाइक का मतलब होता है बांध। डाइक का मतलब क्या होता है? बांध। अच्छा, डाइक है उसका एक बहुत फेमस एग्जांपल, डाइक का एक बहुत फेमस एग्जांपल है। कल है वो बताओगे मेरे को, ग्रेट डाइक लिखवा रहा हूं और ढूंढ कर लाओगे है कहां पर ये ग्रेट डाइक। और मैं बता देता हूं कि ये किसी खनिज के लिए पूरी दुनिया में फेमस है।
एक काम करो, पहले इसको बनाओ, हेडिंग डालो सबसे पहले तो, हेडिंग डालो अभ्यांतरिक स्थलाकृतियां, अभ्यांतरिक स्थलाकृतियां। इस बाद में स्टूडेंट आए, इनके समझ में आ गया, ये आ गया।